चलो, कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज स्टार्ट करते हैं। कल अपन क्या पढ़े थे? इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये स्पीकर से? ठीक है, चलो। कल अपन इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट किए थे। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप के होते हैं। पहला तो क्या अपना जीएसटी होता है, और दूसरा टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, अपने कोर्स में सिर्फ क्या है अभी फिलहाल? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है अपना? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स क्या है ये समझने से पहले अपन ने क्या देखा था कि टैक्स क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले अपन ये देखेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो अपन ने क्या बोला था? टैक्स इज व्हाट? कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। मतलब हम जो कंपलसरी मैंडेटरी हमको जो गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी बनाने के लिए क्या बना दिया है? लॉ बना दिया है। अगर ये लॉ है, ये लॉ एग्जिस्ट करेगा तभी ये टैक्स रहेगा। अगर लॉ नहीं रहेगा तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा था कल। कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे थे अपन? टैक्स क्या होता है अपना? कंपलसरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट बाय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो अगर हमको कुछ भी टैक्स को कंपलसरीली अगर पब्लिक से कलेक्ट करना है तो हमको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है इसका यूज किन किन चीजों के लिए करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी हो गई। ये जगह पर अपने टैक्स के पैसे को क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद अपन पढ़े थे कि टैक्स, ये जो हमसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये बाय वे ऑफ टू मेथड्स कर रही है। पहला क्या है अपना? टाइप्स ऑफ टैक्सेस। पहला टाइप क्या है अपना? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा क्या है अपना? इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स की अपन बात करें, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? किस पे लगता है हमारा डायरेक्ट टैक्स?
हम जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे अपन, जैसे कि मुझे अगर सैलरी मिल रही है, मुझे मेरे बिजनेस से कोई इनकम हो रही है, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी उससे कोई इनकम हो रही है, मुझे इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है, तो ऐसी बहुत सारी, मेरे को रेंटल की इनकम मिल रही है, तो ये सारी जो इनकम होगी, जो मेरी कमाई होगी, इस कमाई पे मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी मुझे इनकम हो रही है उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा? डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद उस कमाई से, अपन ने कल एक एग्जाम्पल लिया था, उस कमाई पे अपन पहले तो इनकम टैक्स पे कर देते हैं। इनकम टैक्स पे करने के बाद अपने पास जो पैसा बचता है उसको अपन अलग अलग जगह पर डालते हैं। जैसे मैंने बोला था, कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ मैंने शेयर्स ले लिए, कुछ मैंने डोनेशन कर दिया, और उसके बाद जो मेरे पास पैसा बच गया उससे मैं क्या कर रही हूँ? अलग अलग गुड्स और सर्विसेज ले रही हूँ अपने कंजम्पशन के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले रही हूँ इसमें मुझे क्या लग जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी लग जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में अपन ने क्या बोला कि इट इज लेवीड ऑन व्हाट? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये हो गया हमारा बेसिक दो डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है हमारा? डायरेक्ट टैक्स इज व्हाट? टैक्स ऑन इनकम अर्नड, जो हमारी कमाई होगी, और इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फिर उसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या था कि इनकम टैक्स में अपन क्या नहीं कर सकते? बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? टैक्स का जो पेमेंट है, अगर मेरी इनकम है तो उसके टैक्स का पेमेंट भी किसको ही करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। मैं अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ क्या कि मेरा इनकम टैक्स कोई और पे कर सकता है क्या? नहीं पे कर सकता। पीछे आप लोगों को लाइट कम नहीं लग रही है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे अंधेरा हो रहा है, तो आप लोग या तो आगे आ जाइए तो लाइट चालू कर लीजिए। अच्छा, बटन स्विच ही नहीं मालूम? वहां पे एक बार देख लो, अगर कोई स्विच ऑफ होगा तो एक बार ऑन कर लो। इससे नहीं हो? अच्छा ठीक है, एक बार मैं बेल बजा देती हूँ। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स में अपन बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब जिसकी इनकम है उसी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में अपन क्या बोलते हैं कि बर्डन शिफ्ट हो सकता है। तो कैसे बर्डन शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स में? किसके ऊपर? पहले तो कौन? जो सेलर है, जो गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सप्लायर। जो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट। तो यहाँ पर बर्डन शिफ्ट कैसे होता है? कौन किसके ऊपर यहाँ पर बर्डन शिफ्ट कर रहा है? सप्लायर रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर रहा है। मतलब सप्लायर क्या कर रहा है? रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को पास ऑन कर दे रहा है। ठीक है जी। तो गुड्स और सर्विसेज पहले क्या होगा? सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स और सर्विसेज बेचेगा, उसमें क्या करेगा? रेसिपिएंट को बिल बना के देगा। उसका बिल कैसे बनेगा? उस केस में सप्लायर जो रेसिपिएंट को बिल देगा वो कैसा बिल बनेगा कि जो भी हम गुड्स बेच रहे हैं, यहाँ पर सप्लायर का नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पर लिखा होगा कि हम क्या गुड्स बेच रहे हैं, उसकी क्या अमाउंट है, फिर उसके बाद क्या लिखा होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी हम कितना कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखी होगी? टोटल अमाउंट हम कितना ले रहे हैं। ठीक है। तो ये सप्लायर कलेक्ट कर लेगा, ये टोटल अमाउंट को किससे कलेक्ट कर लेगा? रेसिपिएंट से। और रेसिपिएंट से कलेक्ट करने के बाद ये जो गुड्स के बदले में उसने प्राइस लिए वो अपने पास रख लेगा, और ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी उसने कलेक्ट किया ये किसको पास ऑन कर देगा? गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। मतलब प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, इनडायरेक्ट टैक्स पे करने की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की या रिसिपिएंट की? किसकी है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है। कि ये टैक्स गवर्नमेंट को किसको पे करना है? सप्लायर को पे करना है। लेकिन सप्लायर अपनी पॉकेट से पे कर रहा है क्या ये जीएसटी के अमाउंट को? क्या कर रहा है? रिसिपिएंट से कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को पास ऑन कर रहा है। मतलब ये जो जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, उसने अपना बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। और किसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं अपन? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस कि इनकम टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है। किसके ऊपर? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है जी। इसी में अपन कल भी अपन ने एक और चीज पढ़ी थी कि अपना जो चेन चलती है कि मैन्युफैक्चरर बेचता है, किसको बेचता है? होलसेलर को, फिर होलसेलर बेचता है रिटेलर को, फिर रिटेलर बेचता है किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो यहाँ पर क्या होता है?
जो इसको टैक्स पे करना होता है वो इससे कलेक्ट कर लेता है, जो इसको टैक्स पे करना होता है वो इससे कलेक्ट कर लेता है, जो इसको टैक्स पे करना होता है वो इससे कलेक्ट कर लेता है, और सारे लोग क्या क्लेम करते जाते हैं यहाँ पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा टैक्स बियर कौन करता है लास्ट में, अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करता है। तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं, बर्डन ऑफ टैक्सेस शिफ्टेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या था, कौन बताएगा? डायरेक्ट टैक्सेस व्हाट, प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या, जितनी ज्यादा मेरी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा मेरा इनकम टैक्स भी बढ़ते जाएगा। इस साल मेरी इनकम 10 लाख है, अगले साल मेरी इनकम 15 लाख हो जाएगी, तो इस साल मेरा इनकम टैक्स कम रहेगा, अगले साल मेरा इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम बढ़ते जा रही है तो इनकम टैक्स भी बढ़ते जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर, दैट मींस इक्वल टैक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। इसका मतलब क्या, टैक्स उतना ही लगेगा जितना उस गुड्स के ऊपर, उस सर्विसेज के ऊपर जितना जीएसटी चार्ज किया जाता है उतना ही चार्ज किया जाएगा। भले आपकी इनकम कुछ ना हो, भले आपकी इनकम मीडियम रेंज में, भले आपकी इनकम हाई रेंज में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस गुड्स और उस सर्विसेज के ऊपर जितना इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उतना ही लगेगा। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। कल अपन इसी चीज के लिए कल एक एग्जाम्पल देखे थे, कौन सा एग्जाम्पल देखे थे, कि इनकम टैक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर फुटपाथ वाले इंसान की इनकम 0 है तो उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कुछ भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरी इनकम 10 लाख है और इनकम टैक्स का रेट अगर 10% है तो मुझे कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख का देना पड़ेगा। और अगर किसी की इनकम 100 करोड़ है तो उसको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 10 करोड़ का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो जितनी मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, जितनी मेरी इनकम बढ़ती जा रही है उतना ही मेरा इनकम टैक्स भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है जी। भैया यहाँ की लाइट्स देखना ना एक बार पीछे की, कहाँ से ऑन होती है। ठीक है, जितनी मेरी इनकम बढ़ती जा रही है उतना ही मेरा इनकम टैक्स भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में अपन क्या बोल रहे हैं, अगर 20 रुपीज की पेप्सी है और उसमें 2 रुपए का जीएसटी लगता है तो चाहे कोई भी चले जाए, चाहे मैं चले जाऊं, चाहे जीरो इनकम वाला कोई चले जाए, चाहे वो करोड़ों इनकम वाला भी इंसान चले जाए, उसके ऊपर कितने का जीएसटी चार्ज होगा, 2 रुपए का ही जीएसटी चार्ज होगा। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको क्या माना जाता है, रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब इक्वल टैक्स लगेगा, 2 रुपए का ही टैक्स लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। ठीक है, ये हो गया थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस जिससे पूछूंगी वो बताएगा। हाँ, लास्ट सेकंड बेंच। हाँ, इनकम टैक्स क्या है, डिफिकल्ट टू कलेक्ट। क्यों डिफिकल्ट टू कलेक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स में हमारा टैक्स कलेक्शन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ईयरली। ईयरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है कि हम टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, लीगल वे में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अपन क्या बोलते हैं, कंपैरेटिवली इनकम टैक्स के मुकाबले इनडायरेक्ट टैक्स इज इजियर टू कलेक्ट, क्योंकि हमारा टैक्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टैक्स पेमेंट की फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पे होती है, इसीलिए क्या इट इज इजियर टू कलेक्ट। और लास्ट डिफरेंस क्या बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है अपना इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है अपने। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर लगते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हर महीने, जैसे जैसे आप अपना रिटर्न डालते जाते हो ना, अभी अपन इसी चैप्टर में देखेंगे कि रिटर्न कैसे जाता है, तो उस रिटर्न में एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू अपन क्रेडिट क्लेम करते हैं, वो भी अपन सीखेंगे। अब यहाँ पर आगे आते हैं, फिर अपन ने ये एग्जाम्पल देखा था। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एक मिस्टर झंडू है जिसने साल भर में सेल कितने की है, 20 लाख रुपए की सेल की है, और ये सेल के अगेंस्ट में उसको क्या हुआ है, इतने का उसको रॉ मटेरियल का और अदर एक्सपेंसेस का इतना खर्चा हुआ है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स कौन सी अमाउंट के ऊपर पे करना है और जीएसटी कौन सी अमाउंट के ऊपर पे करना है। तो जीएसटी कौन सी अमाउंट के ऊपर पे होगा, जितने की मेरी क्या होगी, सेल होगी, दैट इज 20 लाख रुपीस के ऊपर मेरा जीएसटी का पेमेंट होगा, क्योंकि वो मेरी सेल की अमाउंट है, मैंने उतने का गुड्स बेचा। और इनकम टैक्स किस अमाउंट पे होगा, इस 20 लाख में से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके मेरा क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या पेमेंट होगा, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से और कुछ प्लस माइनस करेंगे और उसके हिसाब से इनकम टैक्स पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताना, हम ये बोल रहे थे कि ये 20 लाख रुपीस ये जो सेल है इसके ऊपर हमने क्या पे कर दिया, जीएसटी पे कर दिया।
और फिर उसके बाद इसमें से सारे खर्चे माइनस करके ये जो नेट प्रॉफिट आ गया, इसके ऊपर हम क्या पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स। तो क्या यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या, कि 20 लाख के ऊपर भी पे करना है टैक्स और फिर 10,30,000 के ऊपर वापस से टैक्स पे करना है? डबल टैक्सेशन हो रहा है क्या मिस्टर झंडू के ऊपर? कैसे नहीं हो रहा है? 20 लाख का जो वो टैक्स पे कर रहा है, इसका बर्डन इसके ऊपर है या फिर ये रिसिपिएंट से कलेक्ट करके पे कर दे रहा है गवर्नमेंट को? रिसिपिएंट से कलेक्ट करके, इसका बर्डन इसके ऊपर नहीं है, ये अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहा है। ये अपनी पॉकेट से सिर्फ क्या पे कर रहा है, ये 10,30,000 के ऊपर ये इनकम टैक्स पे कर रहा है। ठीक है जी। फिर अपन एक और एग्जांपल लिए थे यहाँ पर कि अगर मिस्टर ए है जिसकी इनकम हो रही है बिजनेस से, जैसे अभी मिस्टर झंडू की इनकम हो रही थी कितनी, 10,30,000, वैसे इसकी इनकम कितनी हो रही है, 12,50,000। ये जो 12,50,000 की बिजनेस की इनकम है, इसमें से इसने क्या किया है, इस इनकम में से बहुत सारे इसने एक्सपेंडिचर किए। पहला तो क्या, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपए, फिर सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 5 लाख रुपए, फिर डोनेशन दे दिया अलग अलग लोगों को 50,000 रुपए का, फिर लैपटॉप परचेज किया, हाउस होल्ड आइटम्स, घर के आइटम्स, फर्नीचर्स हो गए, ग्रोसरी हो गई, ये सारी चीजें परचेज की, कितने की, 4 लाख रुपए, और मोबाइल परचेज किया कितने का, 30,000। तो अब अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स तो कौन सी अमाउंट पे होगा मेरा, 12,50,000 की मेरी इनकम है, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे हो जाएगा। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से जो भी चीजें डिडक्शंस मिलती होंगी उसमें कि आप ये इनकम में से माइनस कर सकते हो, वो सब माइनस कर लेंगे। उसके अलावा भी अगर शेयर में मुझे क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारी चीजें भी मेरी इनकम है, तो इन सब के ऊपर क्या पे हो जाएगा, मेरा इनकम टैक्स पे हो जाएगा। और फिर इसी इनकम को मैं जो अलग अलग जगह में क्या कर रही हूँ, एक्सपेंस आउट कर रही हूँ। इसमें मैंने जो जो परचेज किया है, क्या क्या परचेज किया है, लैपटॉप परचेज किया, तो ये गुड्स परचेज हुआ, इसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। इस केस में मैं परचेज कर रही हूँ, तो अल्टीमेट कंज्यूमर कौन हो गया, जो खरीद रहा है। तो जब अपन परचेज करेंगे तो उसमें मुझे क्या बियर करना पड़ेगा, जीएसटी। तो मैंने लैपटॉप परचेज किया, हाउस होल्ड आइटम्स परचेज किए, या फिर मोबाइल परचेज किया, ये सब में मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा सप्लायर को, और फिर सप्लायर क्या करेगा, उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। ठीक है जी। फिर अब अपन कल स्टार्ट किए थे, 2 टर्म्स अपन ने पढ़े। पहले कल अपन टोटल 4 टर्म्स पढ़े थे। एक सप्लायर कौन होता है, एक रिसिपिएंट कौन होता है, सप्लायर और रिसिपिएंट तो क्लियर है। फिर अपन ने 2 पढ़ा था, एक होता है हमारा वैल्यू एडिशन और दूसरा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैल्यू एडिशन ये जो टर्म है, इसमें 2 चीजें इंक्लूड होती है। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, पहला प्रॉफिट और दूसरा एक्सपेंसेस। जितने भी मुझे खर्चे हो रहे हैं और जितना भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, वो अपना होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर 1 लाख का गुड्स बेच रहा है, किसको, रिटेलर को या होलसेलर को, तो उसने इस 1 लाख के गुड्स के ऊपर कितने का इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किया, 10,000 रुपए का चार्ज किया। तो टोटल उसने कितने का बिल बना दिया, 1,10,000 का रिटेलर के ऊपर बिल बना दिया। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है और ये जो रिटेलर है, इसमें सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, मैन्युफैक्चरर सप्लायर है और रिसिपिएंट कौन है, अपना रिटेलर रिसिपिएंट है। तो अब क्या होगा, ये 10,000 का टैक्स रिटेलर से कौन कलेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। ये चीज होगी। तो मतलब ये जो 10,000 का टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ये कौन बियर कर रहा है, इसका पेमेंट किसने किया है, रिटेलर ने इसका पेमेंट किया है। ठीक है। अब क्या होगा, ये 1,10,000 का बिल बन गया। अब रिटेलर क्या करेगा, उसने 1 लाख का गुड्स खरीदा, इस 1 लाख के गुड्स को वो बेचेगा। जब अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा, तो उसने खरीदा है 1 लाख पे, पर बेच कितने में रहा है, 1.5 लाख पे। ये जो 50,000 इसने ऐड किया, इस 50,000 जो ऐड किया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। ये किस रिस्पेक्ट में किया, 2 चीजों के रिस्पेक्ट में। पहले तो उसने क्या जोड़ लिए, अपने खर्चे जोड़ लिए कि मुझे जो वेयर हाउसिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस लग रहे होंगे, पैकेजिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, ये सारे खर्चे जोड़ दिए 1 लाख के ऊपर। प्लस उसमें अपना क्या जोड़ लिया, प्रॉफिट मार्जिन। तो 1 लाख में खरीदा, सीए इंटर आ जाओ, 1 लाख में खरीदा और 50,000 का वैल्यू एडिशन करके बेच दिया। ठीक है। तो अब जब ये रिटेलर बिल देगा, किसको बिल देगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को। अब जब ये रिटेलर 1.5 लाख के ऊपर बिल देगा अल्टीमेट कंज्यूमर को, तो वापस से इसको क्या चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अब ये 10% का इसने 15,000 का जीएसटी चार्ज कर दिया रिटेलर ने।
कस्टमर से 15,000 का जीएसटी कलेक्ट कर लिया है इसने, कस्टमर से उसको 15,000 पूरे के पूरे मिल चुके हैं। अब क्या रिटेलर को पूरा 15,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? क्या क्या करेगा वो? उसमें से क्या करेगा? 10,000 जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, रिटेलर ने 10,000 का टैक्स ऑलरेडी किसको पे कर दिया था? मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया था। और मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया होगा उस 10,000 के टैक्स को? इसको बंद कर दो। 10,000 के टैक्स को मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया होगा? गवर्नमेंट को पास ऑन कर दिया होगा। मतलब 10,000 का टैक्स गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका है। किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरर के थ्रू। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो 1.5 लाख के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, ये 1.5 लाख का दो एलिमेंट है। पहला तो है कितना? 1 लाख रुपए, और दूसरा है 50,000 रुपए। 1 लाख रुपए जो उसकी कॉस्ट थी, इस कॉस्ट के ऊपर 1 लाख के ऊपर 10,000 का टैक्स ऑलरेडी पट चुका है। तो अब सिर्फ किसके ऊपर टैक्स पटने वाला है? इस 50,000 के ऊपर 10% टैक्स पटने वाला है। दैट इज कितना टैक्स पटने वाला है? सिर्फ 5,000 का टैक्स पटने वाला है रिटेलर के साइड से। पर अपन इसको शो कैसे करते हैं? शो कैसे करेंगे कि मेरा ग्रॉस जीएसटी रिटेलर कैसे दिखाएगा अपने रिटर्न में कि मेरे को ग्रॉस जीएसटी कितना पे करना है? मैंने कितना कलेक्ट किया कस्टमर से? 15,000 रुपए। लेकिन मुझे क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? 10,000 रुपए का। ये मैंने क्लेम कर लिया। तो नेट पेमेंट पे को नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपए की। ठीक है, ये एग्जाम्पल कल अपन ने देखा था। फिर उसके बाद इससे अपने को दो वर्ड्स क्लियर हो गए, एक वैल्यू एडिशन, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन सॉल्व करने के लिए, जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए सब। अब वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो अपन क्या देख लेते हैं, पहले अपन आंसर में क्या लिख लेते हैं? टोटल प्राइस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय ए टू बी। मिस्टर ए मिस्टर बी को कितने का बिल बना के देगा? टोटल प्राइस कितनी चार्ज करेगा मिस्टर बी से? तो कितने का गुड्स बेचा है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को? 47,000। तो क्या लिखेगा? प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू
47,000। 47,000 पे क्या प्लस करेगा मिस्टर ए? प्लस CGST एट द रेट ऑफ 9% प्लस SGST एट द रेट ऑफ 9% और इसकी टोटल आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये? 4230। 4230 4230 CGST हो जाएगा, 4230 SGST हो जाएगा और टोटल बिल कितने का बन जाएगा मेरा? 55,460 रुपीज का बिल बना के दे देगा मिस्टर ए मिस्टर बी को। तो ये क्या निकल गई मेरी? टोटल प्राइस चार्ज्ड। ठीक है। अब मिस्टर बी ने क्या किया? 47,000 का जो गुड्स खरीदा था उसको कितने में बेच दिया? सामने 60,000 में बेच दिया। तो अब अपन दूसरा क्या निकाल लेते हैं? टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय बी टू सी। ये अपन क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ गुड्स कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 60,000। फिर इसमें क्या प्लस कर दोगे? तो मिस्टर बी मिस्टर सी को कितने का बिल बना के दे देगा? 70,800 का बिल बना के दे देगा। अब अपन को क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है। पहला बोल रहा है कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है ये बताओ, और दूसरा पूछ रहा है मिस्टर बी को नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करनी है। ठीक है, पहले अपन आ जाते हैं मिस्टर ए को गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा पहले स्टेज में। जब ए बी को बेच रहा है तो सप्लायर कौन है? मिस्टर ए, और रिसिपिएंट कौन है? मिस्टर बी। तो पहले ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए को गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? ये 4230 CGST प्लस SGST ये गवर्नमेंट को मिस्टर ए पे कर देगा। किससे कलेक्ट करके? बी से कलेक्ट करके। फिर बी कितने का वैल्यू एडिशन कर रहा है? 47,000 के गुड्स को कितने में बेच रहा है? 60,000 पे। तो हमारा पहला आंसर वैल्यू एडिशन कितने का हो रहा है? इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस 47,000। कितने का हो जाएगा ये? 13,000 का क्या हो गया यहाँ पर? वैल्यू एडिशन। फिर अपन क्या बोल रहे हैं? नेट टैक्स लाइबिलिटी जो मिस्टर बी को पे करनी है। अब मिस्टर बी ने सी को जो बिल बना के दिया उसमें कितना टैक्स कलेक्ट किया है? 5400 CGST, 5400 SGST। पर मिस्टर बी गवर्नमेंट को ये पूरा का पूरा पास ऑन करेगा क्या? क्या बोलेगा कि उसने ऑलरेडी तो कितना टैक्स पटा दिया है? 4230 का टैक्स मिस्टर बी ने ऑलरेडी किसको पटा दिया है? मिस्टर ए को पटा दिया है। तो उसका वो क्या क्लेम कर लेगा? क्रेडिट क्लेम कर लेगा। तो अपन क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन कैसे होगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर बी। सबसे पहले क्या लिख दोगे? ग्रॉस GST पेबल। दो कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा CGST का, एक कॉलम बन जाएगा SGST का। कितना ग्रॉस GST पे करना है मुझे? 5400 और 5400 माइनस कर देंगे क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितने का आ जाएगा ये? 4230 4230। तो मेरी क्या आ जाएगी? नेट टैक्स लाइबिलिटी 1170। 1170। मैं ये बोल सकती हूँ क्या ये 1170 क्या है? ये 1170 अगर मुझे किसी और मेथड से निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 13,000 का जो मेरा वैल्यू एडिशन मैंने किया, ये 13,000 का जो मेरा वैल्यू एडिशन किया, इसके ऊपर कितना रेट है? ये 9% अपन डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1170। क्लियर है ये चीज सबको? लिख लो एक बार। क्वेश्चन लिख लिया है सबने?
इसी क्वेश्चन में आगे अपन बोले इन द अबव क्वेश्चन what will be net tax liability of Mr. C if he sell goods purchased from Mr. B to Mr. D for rupees 75,000. स्क्रीन विजिबल नहीं है कंप्लीटली. एक सेकेंड रुकिए. पर मुझे जो दिख रहा है सॉफ्टवेयर में, मेरी आईपैड की जो स्क्रीन है वो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है. एक सेकेंड. अच्छा, अभी दिख रहा है. एक सेकेंड. अभी स्क्रीन विजिबल है क्या कंप्लीटली, एक बार बताएंगे? ठीक है. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं. हाँ, क्या होगा इसमें आंसर? पहले क्या लिखोगे? पहले क्या कैलकुलेट करोगे? पहले क्या कैलकुलेट करोगे? टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर सी टू मिस्टर डी. कितने का बिल बना के देगा मिस्टर सी मिस्टर डी को? कितने का बिल बनेगा सबसे पहले? प्राइस ऑफ गुड्स 75,000, इसमें प्लस CGST एट द रेट 9% प्लस SGST एट द रेट 9%. टोटल बिल कितने का बन गया? 88,500. मतलब मिस्टर सी ने मिस्टर डी से कितना टैक्स कलेक्ट किया है? 6750. वैल्यू एडिशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं. अब वैल्यू एडिशन कितने का हो रहा है मेरा? 75,000 माइनस 60,000, तो क्या हो जाएगा ये? 15,000 का वैल्यू एडिशन. और अब अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर सी. ये कितना आ जाएगा? दो कॉलम बन जाएगा, CGST और SGST. क्या लिखोगे? ग्रॉस GST पेबल. कितना पे करना है मुझे? 6750. यहाँ आ जाएगा 6750. पर मिस्टर सी ने ऑलरेडी मिस्टर बी को कितने का टैक्स पे कर दिया है? 5400 का. ऑलरेडी मिस्टर सी ने कितने का टैक्स पे कर दिया मिस्टर बी को? 5400 का ऑलरेडी यहाँ पर टैक्स पेमेंट कर दिया है. तो क्या कर लेगा यहाँ पर वो? माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 5400. तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1350. ये 1350 अपन और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरा वैल्यू एडिशन कितने का है? 15,000 का. तो 15,000 का कितना आ जाएगा? ये 9%. क्लियर है सबको? क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं, अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट में थोड़ी चीजें और समझते हैं। अब अपन ने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट, नोट कर रहे हो क्या आप लोग? ये नोट करना है, कर लिया है सबने नोट? हाँ तो कर लो। हो गया। अब अपन बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपन अगर क्लियर मीनिंग निकाले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बोलता है? परचेज के टाइम पे जो आपने टैक्स पे कर दिया होगा ऑलरेडी, उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। कब? जब आप गुड्स को क्या करते हो, सेल करते हो, तब। अब यहाँ पर इशू क्या आएगा? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे जो ये क्रेडिट क्लेम करना है 4230 का जो क्रेडिट क्लेम करना है, वो मैं जब तक के क्लेम नहीं कर सकती जब तक कि मैं ये गुड्स को बेच ना दूं। अगर ऐसा सिस्टम होगा तो डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी? मैंने आज कोई गुड्स खरीदे और मैं बोल रही हूँ कि मैं इसका क्रेडिट क्लेम कब करूंगी? जब मैं इसको बेचूंगी। हो सकता है ये गुड्स तुरंत बिक जाए, हो सकता है गुड्स 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद भी बिक सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? गुड्स खरीद तो लिया है, गुड्स खरीद लिया है मतलब जीएसटी का पेमेंट तो मैंने क्या कर दिया है? अपने सप्लायर को कर दिया, और सप्लायर ने किसको कर दिया होगा? गवर्नमेंट को कर दिया होगा। तो मैंने आज अपनी जेब से जीएसटी का पेमेंट तो कर दिया है उस गुड्स के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या इसके सेल होने का वेट करूंगी कि जब ये गुड्स आगे जाके सेल हो जाएंगे तब मैं इसका क्रेडिट क्लेम करूं? ऐसा होगा क्या? गवर्नमेंट ने क्या बोला यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि 1 to 1 कोरिलेशन, यहाँ पर आपको लिखना है 1 to 1 कोरिलेशन is not necessary to claim input tax credit। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने परचेज कर लिया, अगर आज मैंने कोई गुड्स परचेज कर लिए, उसमें मैंने क्या कर दिया? अपने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब मुझे उसके सेल होने का वेट नहीं करना है। मैं क्या कर सकती हूँ? उसी मंथ में उतने का क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ जितना मैंने अपने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट कर दिया है। कैसे कैलकुलेशन होगा? कैलकुलेशन कैसे होगा? अप्रैल मंथ है सपोज, अप्रैल मंथ में मैंने गुड्स परचेज किए हैं बहुत सारे। उस गुड्स जो मैंने परचेज किए हैं, उस परचेज के ऊपर मैंने टैक्स बता दिया है, सीजीएसटी 5,000 रुपए, एसजीएसटी 5,000 रुपए। ठीक है, ये जो गुड्स खरीदे हैं ये बिके हो चाहे ना बिके हो, ये मेरे किस में चले जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट में चले जाएगा। फिर मैंने अप्रैल मंथ की क्या देखना है कि मैंने सेल किया है, उस सेल के ऊपर सपोज मुझे सीजीएसटी पटाना है कितना? 8,000 रुपए, एसजीएसटी पटाना है कितना? 8,000 रुपए। तो अब मैं क्या करूंगी अप्रैल के मंथ में कि मुझे पटाना कितना है? 8,000 रुपए। मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है? 5,000 रुपए। तो मुझे नेट कितना पटाना है गवर्नमेंट को? 3,000 रुपए। अगर ये जो मैंने गुड्स परचेज किए हैं ये अगर बिके नहीं होंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मेरे पास ये जो मैंने गुड्स परचेज किए हैं जिसमें मैंने 5,000 रुपए का टैक्स पे किया होगा अपने सप्लायर को, ये जो गुड्स है मेरे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, ये नहीं बिके। ये जो मैंने सेल किया है ना, ये तो मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, वो वाला सेल हुआ है, और उसके ऊपर मुझे 8,000 का जीएसटी पे करना है। मेरी मंथली सेल के ऊपर मैं जीएसटी पे करती हूँ, तो अप्रैल में मैंने जो सेल किया है वो मैंने अपनी पुरानी स्टॉक से सेल कर दिया है, उसके ऊपर मुझे 8,000 रुपए का जीएसटी पे करना है। और मैंने अप्रैल मंथ में नया स्टॉक परचेज किया है जो अभी तक के मेरा बिका नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ पर मैं इसका क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ, या बिकने का वेट करूंगी कि जब ये बिक जाएगा तब अपन इसका क्रेडिट क्लेम कर लेंगे? तुरंत ही क्या बोलेंगे कि अप्रैल मंथ में सेल किया है, सेल के ऊपर कितना जीएसटी पटाना है, उसमें से ही माइनस कर दो कि परचेज में आपको कितना जीएसटी लग के आया है, और तुरंत क्रेडिट क्लेम। क्यों तुरंत क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि अगर जो भी यहाँ पर सेल कर रहा है उसने ये परचेज के टाइम पे तो अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है ना, उसने सप्लायर को दे दिया होगा और सप्लायर ने गवर्नमेंट को दे दिया होगा, तो ये टैक्स तो गवर्नमेंट के पास 5,000 जा चुका है। तो अब गुड्स के बिक्रे का वेट क्यों करेंगे? अगर टैक्स का पेमेंट हमारी पॉकेट से जा चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? तुरंत उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी के लिए अपन ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अप्रैल मंथ में सपोज मैंने कोई स्टॉक परचेज किया है, ठीक है, स्टॉक परचेज किया है,
ये स्टॉक परचेज की अमाउंट ये है, और अपन ये मान लेते हैं इसके ऊपर जो जीएसटी लगा होगा वो जीएसटी की टोटल कितनी आ रही है मेरी, 10,000 रुपीज। ठीक है, ये जो मैंने स्टॉक परचेज किया है ये स्टॉक का नाम क्या है, ABCDE। ये 5 स्टॉक मैंने परचेज किए हैं अप्रैल के मंथ में, और इसके ऊपर मुझे जीएसटी कितना लग के आ रहा है, 10,000 रुपीज का मुझे जीएसटी लग के आ रहा है। ठीक है, अब अप्रैल मंथ में जो मैंने क्या किया, इसको अभी सेल नहीं किया है, ये अभी मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है। अप्रैल मंथ में जो मेरा सेल हुआ है ना, वो मेरा पुराना स्टॉक था। हो सकता है मैंने कभी मार्च में खरीदा होगा, फेब में खरीदा होगा, जनवरी में खरीदा होगा। वो वाला स्टॉक जो मेरे पास पड़ा हुआ था FGHIJ, वो मेरा सेल हुआ है, और उसके ऊपर कितने का जीएसटी लग के आया है, यहाँ पर 50,000 का यहाँ पर जीएसटी लग के आया है। ठीक है, तो अब अप्रैल मंथ जैसे ही खत्म हो जाएगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मैंने सेल की है उसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे को अप्रैल मंथ में जितनी भी सेल हुई है उसके ऊपर जीएसटी कितना आ रहा है मेरा, 50,000 रुपीज। तो ये मुझे अप्रैल मंथ का जीएसटी पे करना है 50,000 रुपीज। और मैंने अप्रैल मंथ में क्या किया है, परचेज किया ये सारे गुड्स को जिसके ऊपर मेरा जीएसटी लग के आया है 10,000 रुपीज। लेकिन मेरे ये गुड्स अप्रैल में सेल हुए हैं क्या, मैंने जो ABCDE परचेज किया था ये मेरे अप्रैल मंथ में सेल भी हो गए हैं क्या, नहीं हुए, ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, ये 10,000 जो अभी तक मेरे बिके नहीं है, इसका मैं क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है जैसे ही परचेज किया, अपने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट कर दिया, तुरंत आप क्या कर लो, इसका क्रेडिट क्लेम कर लो। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अप्रैल मंथ का अपन कैसे लिखेंगे, 50,000 है, और माइनस कर देंगे मेरे पास आईटीसी कितने का पड़ा हुआ है यहाँ पर, 10,000 रुपए का, और नेट पेमेंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी अप्रैल मंथ की, 40,000 रुपीज। इस तरीके से अपना चलते रहेगा। अपन स्टॉक वाइज नहीं जाएंगे, अपन किस वाइज जाएंगे, मंथ वाइज जाएंगे, कि इस मंथ में मैंने इतना सेल किया है, इस सेल के ऊपर मुझे इतना जीएसटी पटाना है, इस मंथ में मैंने इतना परचेज किया है, परचेज पे इतना अपन लेस कर देंगे और नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। क्या होगा अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अप्रैल मंथ में मैंने सेल किया है कितने का, 50,000 रुपए का, जिसके ऊपर जीएसटी कितना आ रहा है मेरा, 9,000 रुपए। तो मुझे 9,000 रुपए पे करना है। ठीक है, अप्रैल मंथ में मैंने परचेज की है 90,000 रुपए की। हो सकता है हम आगे के लिए स्टॉक कलेक्ट करके रख रहे हैं, तो मैंने परचेजिंग ज्यादा की कर ली अप्रैल के मंथ में, तो ये 90,000 रुपए के ऊपर कितने का टैक्स लग गया मुझे, 16,200 का टैक्स लग गया, दोनों में 18% के रेट से। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी अप्रैल में मेरे को कितनी पे करनी है गवर्नमेंट को, मेरी सेल के ऊपर मुझे कितने का जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, 9,000 रुपए का जीएसटी पे करना है। पर मेरे पास आईटीसी कितने का पड़ा हुआ है, 16,200 का पड़ा हुआ है। तो अपन यहाँ पर तो अपने को पे कितना करना है, सिर्फ 9,000। तो मेरा अप्रैल मंथ में जो मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कैश में, वो तो आ जाएगा मेरा जीरो। जो मुझे अलग से गवर्नमेंट को पे करना है, मेरी जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी मेरी, जीरो। अभी भी मेरे पास कितने का क्रेडिट बच चुका है, 16,200 में से मैंने सिर्फ कितना यूटिलाइज किया है, 9,000 यूटिलाइज किया है, तो कितना बच गया मेरे पास, 7,200 का इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया। इसका क्या होगा, ये नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मई मंथ का ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग आईटीसी का बैलेंस बन जाएगा। जैसे अपन अकाउंट्स में लेजर बनाते हैं ना, कि मेरे पास बैलेंस आया इतना, इसमें से मैंने इतना यूटिलाइज कर दिया, तो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ इतना हो गया। फिर ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में आप कुछ और भी परचेज करोगे, वो टोटल आपके पास आईटीसी आ जाएगा, फिर उसमें से कुछ यूटिलाइज करोगे, फिर आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेजर जो है वो बनते रहेगा जीएसटी पोर्टल के अंदर ही। समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्पल लिखो, ये चीज को और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखो, मिस्टर ए नहीं लेते, आपका नाम क्या है, ये क्वेश्चन लिखो साथ में।
लिख लिए क्वेश्चन सब? यहाँ पर लिख लो। कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में? ये हो गया सबका। अब हेडिंग डालोगे वही वाला जो मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था। 1 to 1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। और उसमें वो वाला स्टॉक वाला एग्जाम्पल लिख दो। ये हेडिंग आ जाएगी, 1 to 1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ही क्या है कि गुड्स का सेल होना जरूरी नहीं है हमको आईटीसी क्लेम करने के लिए। हमने जैसे ही परचेज किया, हम क्या कर सकते हैं, उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। इसमें डायरेक्टली ये करना, ये अमाउंट ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कुछ 10,000 की टोटल बना लो। ये 2,000, ये 5,000, ये 1,500, 750, 750।
तो ये मेरी 10,000 की टोटल आ जाएगी। ये लिख लिया सबने। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक चीज अपन और पढ़ते हैं, इसकी हेडिंग डल जाएगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड फॉर inputs input services or capital goods। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हो इनपुट्स के लिए भी, इनपुट सर्विसेज के लिए भी और कैपिटल गुड्स के लिए भी। अब इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा, अभी तक के अपन क्या पढ़े कि जो भी स्टॉक मैं परचेज कर रही हूँ, जो भी स्टॉक मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज कर रही होंगी उसका मैं क्या कर सकती हूँ, क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने परचेज किया, मुझे सेल होने का वेट नहीं करना है, उस स्टॉक के ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि आपने क्या किया है, इनपुट्स के ऊपर जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर होगे तो आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, अगर आप ट्रेडर होगे तो डायरेक्टली फिनिश्ड गुड्स परचेज करोगे। जो भी है, आपने चाहे रॉ मटेरियल परचेज किया हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स परचेज किया हो, चाहे आपने कुछ WIP परचेज किया हो, जो भी आपके स्टॉक का पार्ट बनने वाला है, अगर वो चीज आपने परचेज की है तो उसके क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं कि आप किस चीज का क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, इनपुट्स का क्रेडिट क्लेम कर रहे हो। जो इनपुट्स आपकी किस चीज में यूज होने वाले हैं, बिजनेसेस में यूज होने वाले हैं। अगर मैं अपने घर के लिए कुछ गुड्स खरीद के ले आऊं तो मैं क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। क्या चीज में यूज होना चाहिए, वो गुड्स, वो स्टॉक किस चीज में यूज होना चाहिए, मेरे बिजनेस में यूज होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिर्फ इनपुट्स का नहीं, आप इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का भी ITC यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट इट इज यूज्ड फॉर योर बिजनेस पर्पस, प्रोवाइडेड दैट इट इज यूज्ड फॉर योर बिजनेस पर्पस। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने बिजनेस में, मेरी एक शॉप है, उस शॉप के अंदर मैंने 5 AC खरीद के ले आई, ठीक है, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। मैंने बोला मैंने अपने शॉप के लिए 5 AC खरीद के ले आई, ये 5 AC जो मैंने खरीदी है ये मेरे ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट में जाएगा क्या, खर्चे में डेबिट होगा, या फिर मेरे फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, ये किस में जाएगा, मेरी बैलेंस शीट में जो मेरा अकाउंट्स बनेगा ये कहां पर जाएगा, मेरे फिक्स्ड एसेट्स में। ये मेरा इनपुट्स नहीं है, ये मेरा स्टॉक नहीं है, ये क्या है, मेरी
फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन ये परचेज तो मैंने किस चीज के लिए की? अपने बिजनेस पर्पस के लिए की है ना। जब मैंने ये एसी खरीदा होगा तो मैंने जिससे एसी खरीदा होगा उसको जीएसटी का पेमेंट किया होगा या फिर नहीं किया होगा? जब मैंने एसी खरीदा होगा तो उसको जीएसटी का पेमेंट किया होगा। क्या मैं ये एसी कभी भी बेचने वाली हूँ कि मेरी शॉप में हमेशा लगी रहेगी? ये हमेशा मेरी शॉप में लगी रहेगी, ये कभी भी बिकने वाली नहीं है। लेकिन अपन ने अगेन क्या पढ़ा? 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। तो क्या ये एसी का बिकना जरूरी है इसका क्रेडिट क्लेम करने के लिए? जरूरी सिर्फ क्या है कि ये एसी मैंने किस पर्पस के लिए खरीदा है? अपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है, तो ये कभी भी सेल होने वाली नहीं है। तो मैंने इसमें अपने सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट किया है, तो क्या मैं इस 5 एसी जो मैंने खरीदी है उसमें जितना भी मुझे जीएसटी लग के आया होगा उसका क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ या नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला? आप इनपुट्स का जो स्टॉक आपने खरीदा होगा जो आप बेचने वाले हो उसका तो क्रेडिट क्लेम कर ही सकते हो। आप कैपिटल गुड्स का मतलब क्या? जो अकाउंट्स में अपन बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीद ली या फिर फर्नीचर आपने खरीद लिया, ये सारी चीजें भी अगर आप खरीदोगे तो आपको क्रेडिट क्लेम करने मिल जाएगा। कंडीशन क्या है कि आपके किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो? बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो। वही एसी अगर मैं घर के लिए खरीद के लेके आती तो भी मुझे जीएसटी का पेमेंट तो करना ही पड़ता। अगर मैं घर के लिए भी एसी ला रही हूँ तो भी जीएसटी पटा के एसी ला रही हूँ, लेकिन क्या उस घर की एसी के लिए मैं क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ क्या? उसके लिए लोग क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं कि वहां पर जाएंगे और बोलेंगे कि हम किस चीज के लिए खरीद रहे हैं? अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, और उनको बता देंगे कि हमारे बिजनेस का नाम ये है और हमारा जीएसटी नंबर ये है। उनको बता के आ जाएंगे। अब कोई देखने आ रहा है क्या कि वो एसी मेरे घर में लग रहा है, ये वो एसी मेरी शॉप में लग रही है? जब तक कि आप कोई एकदम बड़ा कुछ ना करो, एक आध एसी का क्रेडिट कितना होगा? 7-8 हजार रुपए। ये 7-8 हजार रुपए किसी को पता चलने वाला है कि एक एसी आपने घर के लिए खरीदी है या फिर आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदी है? किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल लॉ में क्या लिखा हुआ है? लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो गुड्स इनपुट्स, जो इनपुट सर्विसेज, जो कैपिटल गुड्स आपने अपने बिजनेस के लिए लिए सिर्फ उसी में आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो अगर मैंने ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए ली होगी तो ही मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें जीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ। मतलब अगर मेरी अप्रैल मंथ में मुझे जीएसटी पटाना है, मुझे 7500 रुपीज, और मैंने जो एसी परचेज किया है, मैंने कोई स्टॉक परचेज किया ही नहीं, कोई स्टॉक परचेज हुआ ही नहीं है, जो मैंने एसी परचेज किया उसमें मेरा क्रेडिट भी कितना है? 9,000 रुपए का क्रेडिट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? इससे इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ कि नहीं? मेरी सेल में जो जीएसटी लाइबिलिटी है उससे क्या हो सकता है? ये चीज सेट ऑफ हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि वो जो मैंने परचेज किया है, वो जो फिक्स्ड एसेट्स, जो कैपिटल गुड्स मैंने परचेज किया है, वो कौन से पर्पस के लिए होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? अपना जो अपन अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं उसी को जीएसटी में अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। कि आप कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं किसमें? इनपुट सर्विसेज। अब आप सिर्फ गुड्स परचेज नहीं करते हो, अपने बिजनेसेस में बहुत अलग अलग लोगों से सर्विसेज भी लेते हो। सपोज मेरी सर्विस में मुझे कंसल्टेंसी, मेरे बिजनेस में मुझे कंसल्टेंसी चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे रन करना चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए मैं कैसा अपना पूरा जो स्टाफ है वो कैसे हैंडल करूं, इसके लिए मैंने किसी से कंसल्टेंसी की सर्विसेज ली। या अपन एक एकदम बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्या किया, मेरे बिजनेस में मुझे क्या कराना पड़ता है? ऑडिट करवानी पड़ती है। कौन करता है ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। ऑडिट करेगा, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, मेरा क्या फाइल करेगा? जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा। बहुत सारे मेरे बिजनेस के कंप्लायंस होते हैं जिसके लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो मुझे अपना बिल बना के देगा ना। वो क्या दे रहा है? मुझे गुड्स दे रहा है या मेरी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? वो क्या दे रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड कर रहा है। वो अपना बिल बना के देगा कि जो भी उसने प्रोफेशनल सर्विसेज मुझे दी है, प्रोफेशनल सर्विसेज उसने मुझे दी है, ऑडिट की, इनकम टैक्स रिटर्न की, जीएसटी की, उसका उसने मुझे साल भर का बिल बना के दे दिया 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए भी लेगा कि उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करेगा? जीएसटी भी चार्ज करेगा ना, वो भी तो सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज जो दे रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज कर लेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी उसने चार्ज कर लिया 9,000 रुपए, 9,000 रुपए। ठीक है जी। मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स के ऊपर जीएसटी पटाया है या किसी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी पटाया है?
सर्विसेज के ऊपर जीएसटी पटाया है, लेकिन ये जो सर्विस ली है वो कौन से पर्पस के लिए ली है? बिजनेस के लिए ली है ना। बिजनेस का ऑडिट करवा रही हूँ, बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रही हूँ, जीएसटी रिटर्न हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, या कोई कंसल्टेंसी है जो मैंने बिजनेस के लिए ली, जिसके लिए मुझे इसने कितने का बिल चार्ज किया है? 1 लाख के ऊपर 9,000 का जीएसटी चार्ज किया है। तो ये मैंने कोई सर्विसेज ली है, कोई गुड्स नहीं लिया अपने बिजनेस के लिए। तो क्या मैं इसका भी क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ कि नहीं? मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है ना। मेरे बिजनेस के लिए मुझे जिस चीज में भी जीएसटी लग के आया है, चाहे वो कोई गुड्स हो, कोई स्टॉक हो, कोई कैपिटल एसेट्स हो। कैपिटल एसेट, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या? कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, चाहे कोई सर्विसेज ले ली, जो भी चीज मेरे बिजनेस में यूज हो रही है वो सारी चीजों का हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का सेल होने का वेट नहीं करना है, 1-to-1 कोरिलेशन नहीं देखना है। जैसे ही मैंने कोई गुड्स लिया, जैसे ही मैंने कोई सर्विसेज ली, वो मेरे अगर बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ? उसका क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे नाटा क्लासेस है, नाटा क्लासेस ये सारी चीजें जो परचेज करके आ रही है, नाटा क्लासेस आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है? गुड्स प्रोवाइड कर रही है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसमें आपसे जीएसटी चार्ज कर रही है। अब उसके लिए उसने क्या क्या गुड्स खरीदे? ये बेंच खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, एसी खरीदा, फैन खरीदा, कैमरा परचेज किया, इन सब चीज में उनको जीएसटी लग के आया होगा। तो ये सब चीज का वो क्या कर सकते हैं? जीएसटी पटाने के टाइम पे क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? तो मतलब जो भी चीजें हो गई, अब नाटा क्लासेस का भी कोई ना कोई ऑडिटर होगा, वो ऑडिटर उनके ऊपर बिल चार्ज करेगा, तो वो जो सर्विस का भी जो बिल बनेगा उसका भी वो क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज ये रूम में कुछ रेनोवेशन हो जाता है कि कुछ टाइल्स ही उखड़ गया या कुछ हो गया, तो उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और ये पूरा क्लास रेनोवेट करवा दिया, क्लास पूरा रेनोवेशन का उस कॉन्ट्रैक्टर ने बिल बना के दिया होगा। कॉन्ट्रैक्टर हमको सर्विस दे रहा है कि गुड्स दे रहा है? ये यहाँ पर रेनोवेशन की क्या करके दे रहा है? वो सर्विसेज करके दे रहा है। तो वो रेनोवेशन का जो अपने को बिल बना के देगा उसका भी हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? चाहे वो क्या हो, 3 वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमको एग्जैक्ट यूज करना है। किस किस चीज का हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का, और कैपिटल गुड्स का। ये तीनों चीजों का हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि ये किस में यूज होना चाहिए? हमारे बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि आपने अपने बिजनेस के लिए चाहे इनपुट लिया हो, चाहे इनपुट सर्विस ली हो, चाहे कैपिटल गुड्स लिया हो, आप सबका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। अपने आउटपुट में क्या लिखा हुआ है? वी कैन यूज द क्रेडिट ऑफ ऑल द इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स टू पे आउटपुट जीएसटी। कैपिटल गुड्स में क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है जो भी आप परचेज करोगे, बाकी कोई भी अदर आइटम्स हो सकते हैं जिसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मिस्टर जेड परचेज्ड मशीन ऑफ ₹50 लाख। मैंने अपने बिजनेस के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए कोई मशीन परचेज की है 50 लाख रुपए की, ऑन विच 18% जीएसटी इज एप्लीकेबल। पास जर्नल एंट्री एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल ऑन इट। क्या जर्नल एंट्री होगी? मशीन को कितने से डेबिट करूंगी? 50 लाख से। उसके ऊपर 9% क्या लग गया? सीजीएसटी। 9% क्या लग गया? एसजीएसटी। तो ये मेरा 4.5 लाख, 4.5 लाख टोटल क्रेडिट कितने का हो गया मेरे पास? 9 लाख का क्रेडिट हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 9 लाख का क्रेडिट क्या कर सकती हूँ? मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। हो सकता है मेरी मंथली लाइबिलिटी उतनी आती ही नहीं हो, हर महीने मेरी थाउजेंड्स में लाइबिलिटी आ रही है, पर मेरे पास क्रेडिट तो कितने का आ गया है? टोटल 9 लाख का क्रेडिट आ गया है। तो मैं क्या करूंगी? इस मंथ में जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी, नेक्स्ट मंथ में बच जाएगा उसके अगले महीने। तो ये क्या होते जाएगा? जब तक कि ये वाला क्रेडिट मेरा पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक ये क्या होते जाएगा? अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। मतलब हो सकता है अगले 7-8 महीने तक के मुझे कुछ पटाना ही ना पड़े, क्योंकि मेरे पास कितने का क्रेडिट पड़ा हुआ है? 9 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? वही चीज लिखा हुआ है, व्हाट इफ इन अ मंथ क्रेडिट अवेलेबल मेरे पास 70 लाख है, लेकिन आउटपुट जीएसटी पेबल मेरे पास 50 लाख है। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है? 70 लाख का, और आउटपुट जीएसटी मुझे सिर्फ कितना पे करना है? 50 लाख का। तो 20 लाख का मेरे पास ये क्रेडिट बच गया, बैलेंस क्रेडिट। इस बैलेंस क्रेडिट को मैं क्या कर दूंगी? इट कैन बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर जितना उस महीने में बच जाएगा उसका उसके अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसको नोट कर लो। ये तो नोट कर लिया होगा सबने, ये नोट कर लो।
ये एक्चुअली हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में मेरे को पूरी स्क्रीन एज इट इज दिख रही है जो मेरे आईपैड में है। स्क्रीन विजिबल मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको? नहीं नहीं, वो है ही नहीं। 50 लाख तक के ही दिख रहा है अभी स्क्रीन में। फिर मैं धीरे से उसको, अभी मैंने जूम इन कर दिया है ताकि दिखे। बाकी अभी नहीं है, स्क्रीन में विजिबल ही नहीं है वो चीज़। हाँ। फैन कहाँ से ऑन होता है? कहाँ से ऑन होता है? ये स्विच तो ऑन है, बाकी कोई स्विच तो है ही नहीं यहाँ पे। एसी ऑन है बट एसी की हवा नहीं आ रही है। हो गया ये सबका?
हो गया ये? ये क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर मेरे को बताना।
मेरे मार्च का बोल रहा है, मार्च का मेरा पेबल था, जीएसटी मुझे पे करना था 35,000 सीजीएसटी, 35,000 एसजीएसटी, और मार्च में मेरे पास क्रेडिट है 37,000 का। तो मेरे पास क्या बच गया होगा मार्च में? मार्च में क्रेडिट बच गया होगा, क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा मेरा अगले मंथ में, तो इस मंथ का क्या बन गया होगा? वो मेरा ओपनिंग आईटीसी बन गया होगा। तो वो ओपनिंग आईटीसी भी क्या होगा? अपने करंट मंथ में माइनस करोगे आप लोग। अप्रैल में जो परचेज किए उसका क्रेडिट भी माइनस करोगे, ओपनिंग आईटीसी जो आ रहा है उसका क्रेडिट भी माइनस करोगे, प्रोफेशनल से जो सर्विसेज ली वो क्या मानी जाती है? मेरी इनपुट सर्विसेज, उसका क्रेडिट भी माइनस करोगे। तीनों माइनस करने के बाद मेरा नेट जीएसटी पेबल कितना आ रहा है? 400। और बाकी लोग? हम्म, 200 सीजीएसटी और 200 एसजीएसटी। आ गया क्या सबका? कैसे इसको आप शो करोगे? सबसे पहले तो आपकी ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगी, जो आपने 1 लाख की सेल की है उसके ऊपर 9% आपने सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लिया। फिर आप अब आईटीसी माइनस करोगे। आईटीसी में सबसे पहले मेरे पास पिछले महीने 35,000 मुझे पे करना था सीजीएसटी एसजीएसटी, और क्रेडिट मेरे पास 37,000 का था। तो मेरे पास कितना ओपनिंग बैलेंस आ गया होगा इस महीने में? 2,000 सीजीएसटी, 2,000 एसजीएसटी का मेरे पास ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने वो माइनस कर दिया कि मेरा ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 2,000 रुपए। फिर इस महीने में अप्रैल मंथ में मैंने कितने की परचेज की है? जो 1 लाख का गुड्स बेचा है उसको कितने में खरीदा था? 70,000 में खरीदा था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसमें से कितना माइनस कर दोगे? जो आपने परचेज किया है 70,000 का, उसके ऊपर जितना क्रेडिट आ रहा है 9% वो माइनस कर दोगे। फिर आपने किसी प्रोफेशनल से सर्विसेज ली है, इनपुट सर्विसेज है, उस इनपुट सर्विसेज में भी 500 रुपए सीजीएसटी, 500 रुपए एसजीएसटी आपसे चार्ज किया गया है, उसको भी माइनस कर दोगे। तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी? 200 सीजीएसटी एंड 200 एसजीएसटी। क्लियर? जिसका भी नहीं लिखा है वो लिख लो। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आशना और भाविका, समझ में आ रहा है ये जो टॉपिक चल रहा है अपना? हो गया लिख के सबका? चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब अपन को इनपुट टैक्स क्रेडिट में। अब किसी को भी कोई डाउट है? जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं, डाउट है तो वो पूछ सकते हो अभी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेसिक है, जो अपन को इस फर्स्ट चैप्टर के लिए जरूरी था, वो अपन ने सीख लिया। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा एक अलग से चैप्टर है जिसमें अपन उसको कंटिन्यू करेंगे, एक टॉपिक और पढ़ेंगे बाद में इसमें। अब अपन कल से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? कल अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है कि पुराने टैक्स सिस्टम में जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। आप लोगों को पता होगा, सुना होगा कभी, कि वैट लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। ये अलग अलग टैक्सेस लगते थे जीएसटी आने से पहले।
तो जीएसटी आने के पहले का जो टैक्स सिस्टम था उसमें क्या डिफिकल्टीज थी, क्या डेफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये थ्योरी टॉपिक है, इसका आपके जीएसटी के बेसिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है तो ये बताता है पूरी हिस्ट्री कि पहले ये टैक्सेस लगते थे, इन टैक्सेस में ये कमियां थी जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी एक टॉपिक है अपने बुक में, तो इसको कल अपन समझेंगे कि पुराने टैक्स सिस्टम में क्या चलता था और पुराने टैक्स सिस्टम में क्या डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो कल इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं।